Welcome, guys. You are with Professor Hemal Daftari once again. And here, what we are going to start on is the discussion of model test paper. यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो May 25 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स यहाँ से May 25 के बाद वाला जो इंस्टीट्यूट का मॉडल टेस्ट पेपर है, हम ये सेशन में ये मॉडल टेस्ट पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स इसका बाइफर्केशन अलग अलग कर देंगे सो दैट व्हेन यू स्टडी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अगर आप लोग तैयार है तो चलो अपनी जर्नी अभी मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कशन से चालू करते हैं। अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कैसे दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज मॉडल टेस्ट पेपर दिया गया है। अकाउंट्स पेपर 1, लॉ पेपर 2, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अपना फोकस यहां पे रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मॉडल टेस्ट पेपर 1 इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 129। तो हम लोग सीधा पेज नंबर 129 पे जाते हैं। यहां पे आपके पीडीएफ के हिसाब से इट विल गो टू 136, पीडीएफ के हिसाब से 136। यहां से आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहां से आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये पेपर चालू हो जाएगा, मॉडल टेस्ट पेपर। ये मॉडल टेस्ट पेपर जो पहला वाला है मॉडल टेस्ट पेपर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 तक आपका मैथमेटिक्स एंड एलआर के सम्स है। सो आई विल स्ट्रेट अवे गो ऑन टू एमसीक्यू नंबर 61 फॉर डिस्कशन ऑन स्टैटिस्टिक्स। एज ऑफ नाउ हम स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, तो सीधा एमसीक्यू नंबर 61 पे आ जाता हूं मैं। यहां से ठीक है, चलो सो कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ। स्टैटिस्टिक्स मॉडल टेस्ट पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 61, which of the following statement is true? Statistics is derived from the French word statistic. Statistics is derived from Italian word statista. Statistics is derived from Latin word statisticum. Yeah, none. Well, Italian statista. This is your correct answer. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer. In tabulation, source of the data, if any, is shown in. Well, सोर्स ऑफ द डेटा टैब्यूलेशन में या तो सोर्स नोट में रहेगा या तो फुट नोट में रहेगा। सो आंसर इज फुट नोट। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इफ द लेंथ इज गिवन एज 5। लेंथ 5 दिया है, बराबर है। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल आपको क्या करना है, लेंथ, क्लास लेंथ is 5, class length is 5. Just check out largest observation and smallest observation कौन सा है, because whenever you are framing a class interval it should be exhaustive. exhaustive मतलब largest and smallest ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो कवर होना चाहिए, largest and smallest. so यहाँ पे largest value is 80 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 41, मतलब ये दोनों नंबर कवर हो जाना चाहिए, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सो लार्जेस्ट इज 80, स्मॉलेस्ट इज 41। सो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाई क्लास लेंथ। लार्जेस्ट ईयर इज 80 माइनस 41 डिवाइड बाई 5,
Well, dear students, this is equal to 39 divided by 5, 80 minus 41, 39 divided by 5. Yes, this is 7.8. 7.8. क्लास इंटरवल कभी भी डेसिबल पॉइंट में नहीं रहेगा. सो आपका 7.8 का नेक्स्ट हमेशा नेक्स्ट इंटीजर लेना है. डियर स्टूडेंट्स, मैंने नियरेस्ट इंटीजर नहीं बोला है, नेक्स्ट इंटीजर बोला है. सो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल is 8. Number of class interval is 8. Option D is the correct answer. What is my objective to explain you is next integer nearest integer. अभी समझो कि तुम्हारा ये जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू 7.1 आता है, तो जनरली स्टूडेंट क्या करता है कि भाई 7.1 का नियरेस्ट इंटीजर 7 है तो हम 7 ले लेंगे. नहीं, 7 के ऊपर कुछ भी डेसिमल आया यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, दैट इज 8. मतलब 7 क्लास इंटरवल तो कवर कर ही रहा है, आपको 7 के ऊपर कुछ आया तो वो सीधा 8वें क्लास में जाएगा. सो क्लास इंटरवल इज नेक्स्ट इंटीजर. 7 पॉइंट एनीथिंग मतलब 8 पे जाना है. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. आ जाओ. The number of observations between 150 and 200 based on the following data. अभी डेटा कैसे दिया है? मोर देन टाइप दिया है. मोर देन 150 63 है, मोर देन 200 28 है. तो अपने को क्या ढूंढना है? बिटवीन 150 एंड 200. तो 150 और 200 के बीच में ये मोर देन दे दिया है, तो 63 माइनस 28, दोनों का डिफरेंस 63 माइनस 28. कैलसी ले लेते हैं. 63 माइनस 28, 35. So between 150 and 200 is 35. Between is 35. सही. Data collected on religion from the census report are primary data, secondary data, sample data, A और B. भाई सेंसस डेटा जो कलेक्ट किया गया है, डेटा जो कलेक्ट किया है वो होलिस्टिक पॉपुलेशन का, उसमें से हमने कुछ पार्ट अपने पर्पस के लिए अलग से उठा लिया तो वो सेकेंडरी. सेंसस डेटा इज प्राइमरी, उसमें से रिलीजन का डेटा अलग कर दिया, वो सेकेंडरी डेटा हो गया. सेकेंडरी डेटा. द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इन एन इंडेक्स नंबर. एक इंडेक्स नंबर में टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इज 4. कौन सा 4 टेस्ट है डियर स्टूडेंट्स? यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट. सो देर आर 4 टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी. टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी किस लिए काम आता है? टू मेजर द कंसिस्टेंसी एफिशिएंसी ऑफ एन इंडेक्स नंबर. सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय Parse's index number, simple geometric mean of price relative and weighted aggregative with fixed weights, last years या none. सर्कुलर टेस्ट है तो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट्स. in the data group, Bolly's and last year's index number is as follows. Bolly's index number 150, last year's index number 180, then Parse's index number is. पहले याद करते डॉर्बिश बॉलेस इंडेक्स नंबर होता क्या है? तो इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट ईयर्स एंड पाशेस. अरिथमेटिक मीन. तो फिर एक कैलकुलेशन छोटा सा कर लेंगे. डॉर्बिश बॉले इज लास्ट ईयर्स इंडेक्स प्लस पाशेस इंडेक्स अपॉन 2 विच इज इक्वल टू लास्ट ईयर्स इंडेक्स इज 150, Parse's index is 180, last year's is 180 and Dorbish Bole is 150. Parse's ढूंढना है, I'm sorry. So इसका हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि Dorbish Bole is 150, last year is 180 plus Parse's upon 2. So ये हो गया
300 is 180 plus Pashes. So Pashes index number is 120. Pashes index number is 120. Option A is the correct answer. 120. Clear है guys? आओ बढ़ते हैं. Fisher's index number 150. पाशेस इंडेक्स नंबर 144 लास्पियस. तो वापस याद करते हैं कि फिशर्स, लास्पियस, पाशेस रिलेशन क्या है. तो फिशर्स इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन लास्पियस एंड पाशेस. लास्पियस और पाशेस का ज्योमेट्रिक मीन है. तो फिशर्स इज अंडर रूट ऑफ लास्पियस इनटू पाशेस. फिशर्स कितना है? तो फिशर्स है 150, पाशेस है 144. सो 150 इज अंडर रूट ऑफ लास्पियस इनटू 144. करेक्ट है. सो 150 इज 12 इंटू रूट एल. तो रूट एल is 150 divided by 12, which is equal to 150 divide 12 is 12.5, which is equal to 12.5. ये है रूट एल का वैल्यू. वी रिक्वायर एल. एल इज 12.5 इंटू इक्वल टू कर दो 156.25 स्क्वायर. So L is equal to 156.25 is Laspier's index number. Well, dear students, option B is your correct answer. Option B is your correct answer. अब आगे बढ़ते हैं. Monthly salary of an employee was 10,000 in the year 2010, and it has increased to 20,000 in the year 2023. With the inflation effect, उसका salary जो है बढ़ा है. While the consumer price index CPI is a CLI, cost of living index number, is a 250 in 23 with 2010 as the base. What should be his salary in comparison to consumer price index in 23? उसका salary कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? ठीक है, देखते हैं. This is your sum number 70. ठीक है, ये 70 सम है अपना. ईयर दिया है, इंडेक्स नंबर दिया है, सैलरी दिया है. ईयर, इंडेक्स नंबर एंड इनकम. 2010 को बेस लेना है, 2010 को, और 2023 का बात हो रहा है. इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहां पे देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर is 240 in the year 2023 with the base year 2010. 2010 को बेस लेना है, तो इसको बेस लिया मतलब उसका इंडेक्स 100 हो गया. नाउ 2023 का 240 है, 240 2023 का 240 है. ठीक है. नाउ उसका 2010 में उसका सैलरी वॉज 10,000 और अभी उसको 20,000 तो मिल रहा है. उसका सैलरी था 10,000 और इंडेक्स के हिसाब से उसको कितना मिलना चाहिए? तो इंडेक्स के हिसाब से तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. बेस ईयर में अगर 10,000 मिल रहा था तो अभी 240 इंडेक्स हो गया, तो उसको कितना मिलना चाहिए? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. सो एक्स इज इक्वल टू 240 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 100 दैट गिव्स अस 24,000. तो उसको मिलना चाहिए 24,000. उसको भले ही मिल रहा है 20,000, मतलब 4,000 रुपीज उसको एडिशनल डियरनेस अलाउंस के फॉर्म में मिल जाए तो चलेगा. फिलहाल अपने को क्या पूछा है कि व्हाट शुड बी सैलरी कंपैरिजन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. सीपीआई के हिसाब से उसका सैलरी कितना होना चाहिए? तो 24,000 होना चाहिए. सीपीआई के हिसाब से 24,000 होना चाहिए. क्लियर है गाइस? पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सी पैरामीटर इज व्हाट? Any statistical measure
which are in context with population is parameter. So population mean, population standard deviation, population size, population median, population proportion, any characteristics which are in context to population is parameter. So is a characteristics of population. और sample से connected है, then it is statistics. So any statistical measure which are in context with sample is known as statistics. Any statistical measure which are in context with population is parameter. दिमाग में रजिस्टर. The interval mu minus 3 sigma, mu plus 3 sigma covers, well, it covers 99.73%. इतना एरिया म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा कवर करता है. इतना एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो एरिया है यहाँ पे म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक कितना एरिया कवर होता है. तो 99.73% एरिया कवर होता है. कितना कवर नहीं होता है तो 0.27% एरिया रह जाता है. सो ऑल बट नॉट 0.27% एरिया इज कवर्ड. ऑल बट आ गया ना तो नॉट अलग से लिखने का जरूरत नहीं है. ऑल बट 0.27% मीन्स 0.27% कवर नहीं होता है. The overall percentage of a failure in a certain examination is 0.3. What is the probability that out of 6 candidates at least 4 pass the examination? Probability of failure दिया है 0.3, लेकिन out of 6 at least 4 pass का पूछा है. तो पास तुम्हारा सक्सेस, फेल तुम्हारा फेलियर. आओ n 6 candidates, Q probability of failure 0.3 दिया है. So P is 1 minus Q 0.7. फेलियर का प्रोबेबिलिटी 0.3 दिया है. ठीक है. नाउ एटलीस्ट 4 पास द एग्जाम. एटलीस्ट 4 पास द एग्जाम. सो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 4 का मतलब कम से कम 4 या 4 से ज्यादा. मतलब इट इज 4, 5 and 6. 4, 5 and 6. ठीक है. 4 या 4 से ज्यादा. 4, 5 and 6. चलो सॉल्व करते हैं. अभी यहां पे डियर स्टूडेंट्स एन पी और क्यू आ गया है. एन इज 6, रीजनेबली लो. मतलब यहां पे डियर स्टूडेंट्स यू आर सपोज टू अप्लाई बाइनोमियल का फॉर्मूला NCX P रेस टू X Q रेस टू N माइनस X. एकदम बाय हार्ट होना चाहिए. सो 6C4 P रेस टू 4 Q रेस टू 6 minus 4, that is 2. 6C5 P raised to 5 Q raised to 6 minus 5, that is 1, plus 6C6 P raised to 6 Q raised to 6 minus 6, that is 0. सही. चलो 6 minus 4, 6C4, 6 minus 4 is 6 minus 4 is 2. तो 6C4 6C2 दोनों का वैल्यू सेम. सही. यहां पे है 0.7 रेस टू 4, 0.3 रेस टू 2 प्लस 6C5 6C1 दोनों का वैल्यू सेम. 0.7 रेस टू 5, 0.3 रेस टू 1.
प्लस 66 का वैल्यू 1, 0.7 raised to 6 and any value raised to 0 here is 1. ठीक है, नाउ इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 0.7 रेज टू 4, 0.7 रेज टू 4 जो है इसको आप कॉमन ले लो, 0.7 रेज टू 4, 6 into 5 डिवाइड बाई 2 into 1 into 0.3 raised to 2. 61 is 6. 0.7 raised to 1 मतलब 0.7. क्यों 1? बिकॉज 0.7 raised to 4 तो बाहर आ चुका है. 0.3 प्लस 0.7 raised to 2 प्लस 0.7 raised to 2. यहां से 2 इधर से 6 गया, 3 बचेगा. दिस इज इक्वल टू, अभी ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है आप कैलसी पे एट वन स्ट्रोक कर सकते हो, कैलसी पे कर सकते हो. कैसे समझाता हूं. ठीक है, कैलसी तैयार है आपका, आ जाओ. कैलसी क्लियर. मैं इसको ये बाजू शिफ्ट कर देता हूं, ये बाजू शिफ्ट कर देता हूं. ठीक है, अभी सबसे पहले अपने पास यहां पे 15 है, 15 राइट, 15 है. सो 15.3 का स्क्वायर है, यहां पे 0.3 का स्क्वायर, मैं वहां से चालू करता हूं. 0.3 इंटू इक्वल टू, ये स्क्वायर हो गया, इंटू 15 इंटू 15. ये पहला वैल्यू आपका, इसको m प्लस मेमोरी में डाल दो. फिर अपना ये तीनों का कैलकुलेशन आ जाएगा. 6 इंटू 0.7 इंटू 0.3, इसको m प्लस मेमोरी में डाल दो. फिर अपना 0.7 का स्क्वायर, 0.7 इंटू इक्वल टू, ये स्क्वायर हो गया, इसको m प्लस मेमोरी में डाल दो. मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू अभी ऐड होके मेमोरी में तुम्हारे पास अवेलेबल है. अभी यहां पे क्या बचा है, तो 0.7 रेज टू 4 बाहर बचा है, उसको ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, आ जाओ. 0.7 इंटू इक्वल टू, ये इंटू इक्वल टू किया तो स्क्वायर हो गया, और एक इक्वल टू किया क्यूब हो गया, और एक इक्वल टू किया ये रेज टू द पावर 4 हो गया. इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो इनटू मेमोरी रिकॉल एमआरसी के साथ मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स 0.74431. 0.74 इज योर आंसर, 0.74. अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. कैलकुलेशन एक बार वापस ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ करना, तो ये पूरा का पूरा सम फटाफट काम हो जाएगा. आ जाओ. In a certain manufacturing process, 5% of the tools produced turn out to be defective. Right? 5% defective. Find the probability that in a sample of 40 tools, at most 2 will be defective. अभी e⁻² का वैल्यू दिया है, दैट इज एन इंडिकेशन कि ये जो सम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है. बट अगर ये नहीं भी दिया होता तो what are the factors which will help you to decide कि whether this particular sum is of Poisson या binomial. वो क्या फैक्टर्स है पहले वो डिस्कस करते हैं. n टोटल नंबर n is 40 and 5% is defective. n is 40, 5% is defective. ये है अपना सम नंबर 74. n है 40 and p is a 5% defective. इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन ये है कि n is considered to be large value and this is very low, very small value. When n is large,
p is small, this is an indication you are supposed to use Poisson. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या है? तो पैरामीटर है m, मीन. तो सबसे पहला काम है मीन ढूंढो. m is equal to n into p, that is 40 into 5% is equal to 2. So mean is equal to 2. Now at most 2 defective. So probability at most 2 defective, इसका probability फाइंड करना है भाई. एट मोस्ट 2 का मतलब क्या? तो मैक्सिमम 2 या 2 से कम. सो इट इज 2 या लेस देन 2 या लेस देन 2 मतलब प्रोबेबिलिटी x इज 2, x इज 1 and x is 0, and x is 0. 2, 1 and 0. सही है. नाउ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, पॉइजन का फॉर्मूला पहले याद कर लेते हैं. e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, ये पॉइजन का फॉर्मूला. सो हियर इट इज e रेज टू माइनस 2, m is 2, e रेज टू माइनस m, 2 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 2, 2 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 2, 2 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ठीक है. नाउ यहां पे e रेज टू माइनस 2 सब में कॉमन एक बाहर रख दो. 2 रेज टू 2 4 बाई 2 प्लस 2 बाई 1 प्लस 1 बाई 1, ये हो जाएगा 0.135. दिस इंफॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल. e रेज टू माइनस 2 का वैल्यू यूज करो. दिस इज इंटू 2 प्लस 2 प्लस 1 is a 0.135 into 5. 0.135 0.135 into 5. This is equal to 0.675. So at most 2 का probability 0.675. According to that, option D is the correct answer. Option D is the correct answer. आ जाओ. For a binomial distribution, expected value of x is 2, variance is 4 by 3, then the value of n is binomial distribution आया 75. Mean expected value of x 2 मतलब np 2, variance is a 4 by 3 मतलब npq 4 by 3. ये दो इंफॉर्मेशन दिया है, मीन एंड वेरियंस. एक्सपेक्टेड वैल्यू 2, वेरियंस 4 by 3. जब भी ये दो वैल्यूज दिया है तभी आप वेरियंस अपॉन मीन दोनों का रेशियो कंसीडर करो. वेरियंस अपॉन मीन विच इज इक्वल टू 4 by 3 अपॉन 2, 4 by 3 अपॉन 2. ये हो जाएगा npq अपॉन np इज इक्वल टू 2 by 3. np गया मतलब यहां पे डियर स्टूडेंट्स q का वैल्यू तुम्हारा 2 by 3 आ गया. q का वैल्यू 2 by 3. सही है. p इज इक्वल टू 1 by 3. 1 minus 2 by 3 is 1 by 3. p और q एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री.
अभी एनपी का वैल्यू इधर इधर एनपी का वैल्यू तुम्हारे पास 2 अवेलेबल है. सो एनपी इज 2. n into 1/3 is 2. Yes, n is equal to 6. n is 6. So n का वैल्यू is 6. ऑप्शन डी is the correct answer. ऑप्शन डी. क्लियर है? If the standard deviation of the Poisson distribution is 2, then its mode is बढ़िया सम. बढ़िया. इतना इजी सम है ये, बट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन सच वेराइटी ऑफ सम्स. अभी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या, पहले वो समझते हैं. सो स्टैंडर्ड डिविएशन इन केस ऑफ पॉइजन इज रूट ऑफ एम. स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू दिया है 2. सो 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ एम. सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 4. तो मीन मिल गया 4. अभी तुमको कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या ये इंटीजर है? आंसर है यस, इट इज एन इंटीजर. डेसिमल पॉइंट में नहीं है. अगर इंटीजर हुआ देन इट इज अ केस ऑफ बाई मॉडल. तो फिर दो मोड पॉसिबल है. इंटीजर हुआ तो बाई मॉडल. सो मोड इज इक्वल टू एक तो m खुद और दूसरा m -1. सो मतलब एक तो 4 खुद और दूसरा 3. 4 and 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 4 and 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Consumer price index is commonly known as consumer price index CPI is commonly known as cost of living index. Cost of living index. Consumer price is cost of living index number. आगे. The covariance between two variable x and y is 8.4 and their variance are 25 and 36 respectively. 25 and 36 respectively. Calculate Carl Pearson's coefficient of correlation between them. कोवेरियंस है, दोनों का वेरियंस है, तो कार्ल पियर्सन निकल सकता है. फॉर्मूला याद रखना है. फॉर्मूला याद रखना है 78. कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स रूट ऑफ वेरियंस ऑफ वाई. एक्चुअली है प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, बट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? रूट ऑफ वेरियंस. तो आप लोग ये फॉर्मूला डाल सकते हैं. नाउ 8.4 इज कोवेरियंस. वेरियंस ऑफ एक्स, एक वेरियंस दिया है 25, दूसरा दिया है 36. सो 25 एंड दिस इज 36. क्लियर है? नाउ ये पूरा कैलकुलेशन जो है आप एक साथ कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं. कैलसी तैयार रखो. अलग अलग भी कर सकते हैं. 25 का रूट निकला 5, 36 का रूट निकला 6, वो तो हो ही सकता है. बट मैं प्रेफर करूंगा कि जितना ज्यादा कैलसी पे क्विकेस्ट आंसर टेक्निक शॉर्टकट्स यूज करो, आपके लिए फायदेमंद है. यहां पे पहले डिनोमिनेटर से चालू करते हैं. 25 into 36 विच इज इक्वल टू 900. इसका रूट निकाल देते हैं. इसका रूट निकला 30 और इसको मेमोरी में डाल देते हैं m प्लस. मतलब रूट निकाल के मेमोरी में डाल दिया m प्लस. नाउ न्यूमरेटर 8.4 डिवाइड मेमोरी रिकॉल 30 इक्वल्स मेमोरी रिकॉल 30 इक्वल्स. So 0.28. This is 0.28. The value of R is 0.28. According to that, option B is the correct answer. Option B is the correct answer. आ जाओ. If R is the Carl Pearson's coefficient of correlation in a bivariate distribution, the two regression lines are at right angle when बढ़िया. आर का वैल्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट
in a bivariate distribution the two regression lines are at right angle, मतलब दोनों regression line perpendicular अगर है तो R का क्या वैल्यू है? भाई दोनों रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर है मतलब इंडिपेंडेंट है सिचुएशन, और अगर इंडिपेंडेंट है इन दैट पर्टिकुलर केस R इज जीरो, R इज जीरो, इंडिपेंडेंट है। सो दोनों राइट एंगल पे है तो R जीरो, बोथ द लाइंस या तो राइट एंगल पे रहेगा, इंटरसेक्ट रहेगा, या तो कोइंसाइड रहेगा, कोइंसाइड, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल अगर होता बोथ द लाइन तो आंसर आता R प्लस और माइनस वन। यहां पे राइट एंगल दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, R इज जीरो, ये बराबर रजिस्टर्ड करो। If R is 0.6 then the coefficient of non-determination is, तो non-determination का फॉर्मूला याद करते, coefficient of non-determination, coefficient of non-determination is 1 minus R square, 1 minus R का वैल्यू 0.6 दिया है, सो 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, so it is 1 minus 0.36 that gives us 0.64, 0.64. Well dear students, option D is the correct answer, 0.64. The correlation coefficient between x and y is minus half. The value of bxy is minus 1 by 8. The value of byx is, see r का वैल्यू है, bxy का वैल्यू है, byx निकालना है, ठीक है। 81. R correlation coefficient is geometric mean between regression coefficient, geometric mean है, so R square is bxy into byx which is equal to minus half का स्क्वायर is equal to minus 1 by 8, minus 1 by 8 into byx, that gives us 1 by 4 is minus 1 by 8 into byx, so minus 8 by 4 is equal to byx, therefore byx is minus 2, minus 2, option A is the correct answer, option A is the correct answer, minus 2. सी नेगेटिव वैल्यू ही आएगा, अगर R नेगेटिव है, bxy नेगेटिव है तो byx भी नेगेटिव ही होगा, ऑल द थ्री विल ऑलवेज बेयर सेम साइन, ऑल द थ्री। आ जाओ, out of the following which one affects the regression coefficient? Again theory base, बढ़िया सब, change of origin only, change of scale only, change of origin and scale both, या neither, neither, ठीक है। अभी रिग्रेशन कोएफिशिएंट में जब भी कोई एमसीक्यू आ रहा है तो साथ में ऊपर नीचे का भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट साथ में डिस्कस कर रहा हूं, सो दैट इन केस इसमें कुछ भी चेंज आ जाए एग्जाम में तो तुमको उसका एडवांटेज मिले। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नीदर अफेक्टेड बाय ओरिजिन नॉर बाय स्केल, ओरिजिन का भी असर नहीं, स्केल का भी नहीं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर पे, लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट है तो ओरिजिन का कोई असर नहीं है, स्केल का है, स्केल का है। सो हियर आउट ऑफ दिस विच वन अफेक्ट्स, सो चेंज ऑफ स्केल ओनली, चेंज ऑफ स्केल इसका असर है, अफेक्ट्स बोला है, डज नॉट अफेक्ट है तो ओरिजिन आंसर आएगा, अफेक्ट्स बोला है तो स्केल। If y is dependent variable and x is independent variable and standard deviation of x and y are 5 and 8 respectively and coefficient of correlation between x and y is 0.8, the regression coefficient y on x is
y on x। ठीक है, नाउ ये अपना सम नंबर हो गया 83, सम नंबर हो गया 83। रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x is r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। जो भी दूसरा वेरिएबल है वो हमेशा नीचे आएगा। दूसरा x है तो नीचे x आएगा, दूसरा y तो नीचे y। इधर पूछा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है तुमको, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.8 दे दिया है, 0.8 है। सो यहां पे r is 0.8 into sigma y is 8 and sigma x is 5. So 8 upon 5, 8 upon 5 ये हो जाएगा 0.8 into 8 divide 5, that is 1.28, 1.28. So regression coefficient is 1.28, 1.28. Clear है guys? Oh. सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ठीक है, आ जाओ। The theorem of compound probability states that for any two events A and B, अभी जब भी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी ये वर्ड आया ना, मतलब तुम्हारे दिमाग में कंडीशनल आ जाना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब डिपेंडेंट इवेंट्स। अभी मैं बी गिवन ए का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, यहां पे बी गिवन ए है, इधर बी गिवन ए है, तो बी गिवन ए का फॉर्मूला यूज करते हैं। बी गिवन ए याद करते हैं, कंडीशनल ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो भी दूसरा है वो नीचे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी हम क्या करते हैं, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हटा देते हैं, इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हटाते हैं और इसको यहां लेके जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी गिवन ए इज ए इंटरसेक्शन बी। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जो ऑप्शन सी के साथ एग्जैक्ट मैच है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, आई एम सॉरी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्यों? बिकॉज यहां पे यूनियन दिया है, इधर आना चाहिए इंटरसेक्शन आना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, आई एम सॉरी, ध्यान देना। $85, 3 identical dice are rolled. The probability that the same number will appear on each of them is, चलो बढ़िया सम, 85, 3 identical dice rolled, मतलब आइडेंटिकल मतलब इट इज अ फेयर डाई यहां पे, और सेम है, तीनों तीन सेम है। अभी पहले वाले डाई पे देर आर 6 पॉसिबल आउटकम, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6। तो तुम्हारा एक तो सैंपल स्पेस जो है, सैंपल स्पेस इट इज 6 क्यूब, दैट इज 216, 216, 6 क्यूब दैट इज 216। 1 डाई रोल्ड 6:1, 2 डाइज रोल्ड 6:2, 3 डाइज रोल्ड 6:3। ये तुम्हारा सैंपल स्पेस बना। अभी यहां पे सिचुएशन क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम, तीनों पे, मतलब तीनों पे नंबर 1, तीनों पे नंबर 2, तीनों पे नंबर 6, सेम नंबर अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। ठीक है, सो इवेंट ए, सेम नंबर ऑन ईच ऑफ देम, सेम नंबर, मतलब तीनों तीन पे 1 1 1, 2 2 2 एंड सो ऑन 6 6 6।
तो ये कितने आउटकम हो गए? तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6, 6 आउटकम होंगे बिकॉज सेम नंबर चाहिए. So our required probability is number of A upon number of S, which is equal to 6 ones are 6, 36. तो 1/36 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 1/36 बहुत ही सिंपल सादा सम है. हमने दो डाइस का सिमिलर सम किया है. नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग 3 डाइस. दैट्स द ओनली डिफरेंस. बाकी का ये सम बहुत ही सिंपल सादा सम है. 86. If 10 men among whom A and B stand in a row, straight line, what is the probability that there will be exactly 3 men between A and B? A और B के बीच में exactly 3 है. अभी 10 men among whom A and B मतलब 8 प्लस A प्लस B इस हिसाब से 10 men है, मतलब 10 टोटल है. इसके अंदर ए और बी आ गया, इसके अंदर ए और बी आ गया. अमंग हुम ए और बी बोला है, अमंग हुम. सो यहां पे तुम्हारा सैंपल स्पेस, वेल डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर अरेंजिंग द डेटा इन अ रो और ऑन अ राउंड टेबल सर्कल, अरेंजिंग वर्ड आया मतलब यू आर सपोज टू यूज परम्यूटेशन. ये परम्यूटेशन का सम हो गया. 10 men arrange in a straight line in a row in 10p10 ways which is equal to 10 factorial. 10 factorial ये बना तुम्हारा सैंपल स्पेस. अभी 3 केस कंसीडर करना है. फर्स्ट, ए एंड बी, थोड़ा मैं डिटेल में जाऊंगा ये सम समझाने के लिए, सो दैट ये प्रॉपरली दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाए, फिर हम लोग क्विकली सॉल्व कर लेंगे. ए एंड बी अरेंज अमंग देमसेल्व्स मतलब आपस में, मतलब ए और बी के बीच में 3 जन होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ए पहले और बी बाद में ही, ए पहले बी बाद में. उल्टा भी हो सकता है, बी पहले ए बाद में, ऐसा उल्टा हो सकता है. So arrange among themselves in 2p2 ways. 2p2 ways is a 2 factorial. A and B arrange among themselves in 2p2 ways, 2 factorial. Second, 3 people out of 8 arrange between A and B. बचे 8 है. 8 में से ए और बी के बीच में वी रिक्वायर एग्जैक्टली 3. सो 3 आउट ऑफ 8 बिटवीन ए एंड बी अरेंज between A and B in 8p3 ways. 8p3 ways. 8 में से 3 जन को हमने ए और बी के बीच में अरेंज कर दिया. ए और बी का आपस में अरेंजमेंट हो गया. 8 में से 3 जन को ए और बी के बीच में अरेंज कर दिया. अभी क्या? अभी थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, 1 ग्रुप ऑफ 5. ये 5 जन का एक ग्रुप बना लो. 5 जन मतलब ए प्लस बीच में 3 एंड बी. ये 5 जन का एक ग्रुप बना के इनको समझो, कंसीडर करो 1 पर्सन. अभी जहां पे भी मैं ये एक पर्सन को अरेंज कर रहा हूं, इनडायरेक्टली मैं ये 5 जन को अरेंज कर रहा हूं जिसमें ए और बी के बीच में 3 जन है. सो ये 5 जन का एक ग्रुप प्लस टोटल 10 है, उसमें से 5 का ग्रुप बन चुका है, तो बचे कितने? 5 प्लस 5 अदर्स इक्वल्स 6 पीपल. अभी ये मैं 6 पीपल बोल रहा हूं, लेकिन हम सबको मालूम है कि ये जो 6 है उसमें
एक ग्रुप है और 5 पीपल है, एक ग्रुप और 5 पीपल अरेंज इन 6p6 वेज, मतलब 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ, अभी वो जो एक ग्रुप है वो लॉक हो चुका है, लॉक हो चुका है। ए 3 जन और बी ऐसा लॉक हो चुका है। अभी कहीं पे भी ये ग्रुप को रखो, ए और बी के बीच में 3 जन लॉक हो चुके हैं, बिकॉज उसको हमने एक 1 पर्सन कंसिडर कर दिया, लॉक कर दिया। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुमको सीधा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये 3 पॉइंट याद रखना है, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पे सीधा सॉल्यूशन तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या, तो ए और बी का आपस में अरेंजमेंट, 2 फैक्टोरियल। बचे कितने, 8, 8 में से ए और बी के बीच में कितने चाहिए, 3, सो 8p3। अभी ये 5 जन का एक ग्रुप, और बचे कितने, 5, ये एक ग्रुप प्लस 5 टोटल 6, दे अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज। सो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, दैट इज 10 फैक्टोरियल। ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 2 इंटू ये 8p3, मतलब 8 को 3 नंबर पीछे, दैट इज 8 7 6 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहां से 6 फैक्टोरियल, इधर से 6 फैक्टोरियल गया, 8 7 गया, करेक्ट, 2 5 3 2 3 3, मतलब 2 डिवाइड बाय 15, 2 by 15। वेल डियर स्टूडेंट्स, 2 by 15, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, 2 by 15 सही है। आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सम। हर एक चीज इजी नहीं होगा, कुछ तो चैलेंजिंग आएगा। सीए कर रहे हो, आओ। Probability of A 2 by 3, B 3 by 5, यूनियन 5 by 6, B गिवन A। लेकिन B गिवन A का डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है, B गिवन A का अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था। B गिवन A बहुत ऊपर चला गया लगता है, ठीक है। सी B गिवन A का अभी हमने कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखा था, A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये रहा बी गिवन ए का फॉर्मूला इधर लिखा था, ये रहा। सो ये अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर नीचे है, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास ए इंटरसेक्शन बी होना जरूरी। अभी ये वाले सम में तुम्हारे पास ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, यूनियन अवेलेबल है, इंटरसेक्शन तो है ही नहीं। तो पहले इंटरसेक्शन ढूंढो, फिर बी गिवन ए काम होएगा। ए इंटरसेक्शन बी कैसे ढूंढेंगे, probability of A intersection B, addition theorem, is P of A plus P of B minus A यूनियन B। इंटरसेक्शन इधर लेके गए, यूनियन इधर लेके गए, इंटरचेंज कर दिया पोजीशन। A का प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास है 2/3, B का प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास है 3/5, एंड ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे पास 5/6। ये हो जाएगा 30 एलसीएम 30। इधर 30 लाने के लिए आप इंटू 10 करेंगे, नीचे इधर 30 लाने के लिए इंटू 10, यहां पे 30 लाने के लिए इंटू 6, और यहां पे 30 लाने के लिए इंटू 5। सो तुम्हारा वैल्यू आएगा 20 प्लस 18
minus 25. That goes to 20 minus 5, 13. 13 by 30. 13 by 30. ये इंटरसेक्शन का जैसे ही प्रोबेबिलिटी आ गया, अभी तुम ये बी गिवन ए का फार्मूला अप्लाई करो, विच इज इक्वल टू 13 बाई 30 डिवाइड बाई ए का प्रोबेबिलिटी यहां पे है तुम्हारे पास, ए का प्रोबेबिलिटी 2/3, दैट इज 13 बाई 30 इंटू 3/2, so that goes to 13 by 20. 13 by 20 is our required answer. B given A is 13 by 20. सही है. The odds in favor of A solving a problem is 5:7. एंड द ऑड्स अगेंस्ट बी, यहां पे देखो इन फेवर ऑफ ए है, यहां पे अगेंस्ट बी है. ये दोनों चीज पे ध्यान रखना है. अगर फेवर है तो इवेंट इज टू कॉम्प्लीमेंट, और अगर अगेंस्ट है तो उल्टा, कॉम्प्लीमेंट इज टू इवेंट. What is the probability that if both of them try independently, the problem will be solved? बढ़िया, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. ये मेरा फेवरेट है. चलो ऑड्स, क्वेश्चन नंबर 88 ए के बारे में. ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ऑड्स अगेंस्ट बी. ऑड्स इन फेवर ऑफ ए क्या दिया है? तो फेवर ऑफ ए दिया है 5:7. 5:7, ठीक है, 5:7 ए के फेवर में. एंड अगेंस्ट बी क्या दिया है? अगेंस्ट बी दिया है 9:6. 9:6. सो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स probability of A dash equals probability of B equals probability of B dash equals. Favor of A 5:7 है, 5:7. तो 5/12, 7/12, 5/12, 7/12. एंड अगेंस्ट बी है, तो पहले कॉम्प्लीमेंट 9/15 और बाद में इवेंट 6/15, 9/15. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. अगर इन फेवर है तो पहला इवेंट बाद में कॉम्प्लीमेंट, अगर अगेंस्ट है तो पहला कॉम्प्लीमेंट बाद में इवेंट. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. भाई प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, इसका मतलब ये है प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए जरूरी नहीं है कि सबने सॉल्व किया तो ही प्रॉब्लम सॉल्व. किसी एक ने भी सॉल्व किया तो प्रॉब्लम इज सॉल्व. तो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही करेक्ट वे में लेना पड़ेगा. प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का इंटरप्रिटेशन, एट लीस्ट वन solves it, at least one solves it, problem is solved. At least one is 1 minus probability, none solves it. None solves it. At least one is 1 minus none. At least one is 1 minus none. 1 minus A not solving एंड बी ऑल्सो नॉट सॉल्विंग. भाई नन सॉल्व का प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो अभी तुम्हारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी बचा वो एटलीस्ट वन सॉल्व्स इट, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सॉल्विंग नॉट सॉल्विंग. यहां पे
दे ट्राई इंडिपेंडेंटली. ऑड्स का सम आया तो बाय डिफॉल्ट तुम लोग एक काम करो, इंडिपेंडेंट ले लो. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश, विच इज क्यों इंटू, बिकॉज इंडिपेंडेंट है तो ये जो इंटरसेक्शन है वो प्रोडक्ट हो जाएगा बिकॉज इंडिपेंडेंट है, विच इज 1 माइनस ए डैश. ए डैश का प्रोबेबिलिटी है 7/12 इंटू बी डैश. बी डैश का प्रोबेबिलिटी है 9/15. दिस इज 9/15. सो दिस इज 3, this is 5. So this is 1 minus 21/60. 21/60 is a 39/60. So 39/60 ये भी कैंसल होएगा. This is 3 से हो रहा था ना. So 13/20. 13/20. Well dear students, 13/20 यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू दे दिया है, कैंसलेशन किया ही नहीं है. चलो हम भी नहीं करेंगे फिर कैंसलेशन. ये तुम्हारा जो वैल्यू है 1 माइनस दिस गोज टू 9 इंटू 7 63/15 इंटू 12 180. मतलब यहाँ पे कैंसल कुछ किया ही नहीं है. सो 180 में से 63 निकालना है. 180 में से 60 निकाला तुमने 120 और 3 निकाला तो 117/180. इसको कैंसल किया तो तुम्हारा यही आंसर आ जाएगा. पर फिलहाल ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें ये फॉर्म में दिया है 117/180, तो तुम यही आंसर लाओ. आई होप आप लोग सब इसको बहुत ही अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन रहे. आपका बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा. ये वीडियो ध्यान से सुनो, पेपर सॉल्विंग डिस्कशन ध्यान से सुनो. 89 आ जाओ. A bag contains a 15 1 rupee coin, 25 2 rupees coin, 10 5 rupees coin. If a coin is selected at random from the bag, find the probability of not selecting 1 rupee coin. ठीक है. अभी बैग में 15 1 rupee coin, 15 1 rupee, 25 2 rupee, 25 2 rupee coin, and 10 5 rupees coin, 10 5 rupees coin. ठीक है. अभी that means the bag contains altogether 50 coins. उसमें से what we don't require, not selecting 1 rupee coin. 1 rupee coin नहीं चाहिए तो ये 1 rupee coin को छोड़ के ये 35 में से कोई भी एक कॉइन आ गया तो चलेगा. इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, 35C1 दैट इज 35 अपॉन 50C1 दैट इज 50. दैट गिव्स अस 0.7. So 0.7 is the probability of not selecting 1 rupee coin. 1 rupee coin नहीं आना चाहिए. 0.7 आ जाओ. If two variables x and y are related by 2x plus 3y minus 7 is 0 and the mean deviation about mean of x are 1 and 0.3 respectively, coefficient of mean deviation of y about mean is, अगेन टिपिकल सम डाल दिया, बढ़िया सम. अभी x और y का दोनों का ये रिलेशनशिप है. तुम्हारे पास मीन डिविएशन 1 एंड 0.3 अवेलेबल है. तुमको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y निकालने का है. चलो पहले तो पूछा क्या है, उसके लिए क्या क्या चाहिए काम करते हैं. अपने को पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y, ये निकाल. इसके लिए तुमको क्या क्या चाहिए, तो तुमको चाहिए मीन डिविएशन ऑफ y अपॉन y बार इंटू 100.
कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y के लिए मीन डिविएशन ऑफ y अपॉन y बार इंटू 100 चाहिए। अभी यहां पे तुम्हारे पास मीन और मीन डिविएशन है, तुम्हारे पास मीन x बार 1, मीन डिविएशन ऑफ x 0.3, ये दोनों अवेलेबल है। अभी ये जो दो वैल्यू x का अवेलेबल है, अपने को y का चाहिए, तो वहां पे दोनों के ऊपर रिलेशनशिप क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज 0। सो 2x प्लस 3y माइनस 7 इज 0। मैं इसको दो बार लिखता हूं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज 0, दो बार लिखता हूं। क्यों दो बार? एक बार मीन ढूंढने के लिए, एक बार मीन डिविएशन ढूंढने के लिए। अभी यहां पे मीन के लिए 2x बार प्लस 3y बार, अभी माइनस 7 जो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है वो यहां पे आएगा, बिकॉज अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन एंड स्केल। तो जब भी x बार y बार या मीडियन या मोड आए तो उसमें ओरिजिन भी आएगा, स्केल भी आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0। 2x बार का वैल्यू 1 है, प्लस 3y बार माइनस 7 इज 0। 3y बार इज इक्वल टू 5, y बार इज इक्वल टू 5/3, y बार का वैल्यू 5/3। ठीक है, नाउ 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7। थ्राइस मीन डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस 2 मीन डिविएशन ऑफ x। यहां पे प्लस 7 नहीं आएगा, बिकॉज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में ओरिजिन का असर नहीं है, तो मीन डिविएशन में नहीं आएगा, लेकिन मीन में आएगा। यहां पे आएगा 7, लेकिन इधर प्लस 7 नहीं आएगा। ठीक है, सो मीन डिविएशन of y is equal to twice मीन डिविएशन ऑफ x का वैल्यू यहां पे रेडिली अवेलेबल है 0.3 अपॉन यहां से ये वाला 3 इधर नीचे आ गया, सो दैट गिव्स यू 0.2। अभी तुमको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y निकालना है। नाउ यू कैन डिराइव इट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। मीन डिविएशन इज 0.2 अपॉन 5/3 इंटू 100। यहां से 5, ये 100, ये बचा 20, सो 0.6 इंटू 20, तुम्हारा आंसर है 12। तुम्हारा आंसर है 12। अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही टिपिकल सम था ये एग्जाम में बराबर करके जाना। राइट, नाउ 91, if x and y are related as 3x minus 4y is 20 and the quartile deviation of x is 12, then the quartile deviation of y is, origin और scale वाला सम है। नाइन्टी 3x minus 4y is 20, quartile deviation of x is 12, 3x minus 4y is 20, 3x minus 4y is 20। ठीक है, नाउ जब भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का सम है और ओरिजिन और स्केल वाला आया, तो x और y को इक्वल टू साइन के अलग अलग बाजू रखने का, सेपरेट द टू। 3x इज 4y प्लस 20। चलो स्टार्ट अप्लाइंग क्वार्टाइल डिविएशन। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्केल है, चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लाई हो रहा है चेंज ऑफ स्केल है, तो आएगा 3 इंटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x, ये x की जगह पे क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होएगा तो आएगा 4 इंटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y। ये जो प्लस 20 है ये ओरिजिन है और ओरिजिन का डिस्पर्शन पे कोई असर नहीं है, तो ओरिजिन को उड़ा दो। नाउ क्वेश्चन में क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x ये रेडीली अवेलेबल है, सो 3 इंटू 12 इज 4 इंटू
क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y। यहां से 4 गया, 12 गया, 3 बचेगा। सो क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y इज 9। क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y इज 9। अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 92. Suppose a population A has 100 observation 101 से 200 तक है। Another population B has 100 observation 151 से 250 तक है। If VA and VB represent the variance of the two population respectively, VA upon VB is, again ये conceptual sum है। सबसे पहला 101 से 102 200 तक, these are 100 natural numbers। 100 नेचुरल नंबर, सबके बीच में का गैप 1 1 का है और 100 नेचुरल नंबर है, बराबर। तो वेरिएंस इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स, वेरिएंस इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 बराबर। नाउ यहां पे दिस विल बी 100 स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, 100 स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, ये हो गया तुम्हारा वेरिएंस इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स वेयर देयर आर 100 नेचुरल नंबर्स। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहां पे 151 से 250 है, 151 152 से लेके 250 तक है। यहां पे भी 100 नेचुरल नंबर्स, 100 नेचुरल नंबर्स। तो वेरिएंस ऑफ बी n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, दैट इज 100 स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। ये जो n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 है, दिस इज द शॉर्टकट टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। शॉर्टकट मीन और वेरिएंस का डायरेक्ट शॉर्टकट है। मीन का क्या है, ये हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में किया, नॉर्मल लेक्चर्स में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। मीन नेचुरल नंबर का है तो n प्लस 1 बाई 2, और अगर वेरिएंस है तो n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। इट मीन स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है तो रूट डाल दो, बस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, बस ये याद रखना है, याद रखना है। अभी यहां पे क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, VA अपॉन VB। लकीली दोनों वैल्यू VA और VB दोनों वैल्यू सेम है, सो इट इज 1। दोनों वैल्यू सेम है तो ऊपर नीचे डालेंगे, सब कुछ कैंसल 1। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, VA अपॉन VB, क्योंकि दोनों 100 नेचुरल नंबर है, 100 नेचुरल नंबर है। दोनों का नंबर अलग अलग होता तो आंसर चेंज होता। 93. The rate of return for 3 different shares are 100%, 200%, 300% respectively. The average rate of return will be, see यहाँ पे 3 different shares है, that means 3 different shares है, मतलब जो भी rate of return है वो cumulative nature नहीं है। तो cumulative nature नहीं है तो rate of return के लिए फिर 2 अप्रोप्रिएट मेजर बनता है। सी क्यूम्यूलेटिव नेचर होगा तो ज्योमेट्रिक मीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज इफ इट इज ऑफ क्यूम्यूलेटिव। क्यूम्यूलेटिव मतलब क्या, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, रिटर्न डाउन वैल्यू से डेप्रिसिएशन जो कॉन्सेप्ट है। यहां पे फिलहाल क्या है, इट इज नॉट ऑफ क्यूम्यूलेटिव नेचर बिकॉज 3 डिफरेंट शेयर्स है। नाउ 100%, 200%, 300% एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, एक तो अरिथमेटिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। नाउ यू विल हैव टू चेक के रेट ऑफ रिटर्न यहां पे कौन से वाले एवरेज के साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट बैठता है। सो अगर आप HM निकालते हैं 93 में, अगर आप HM निकालते हैं, सो देयर आर 3 रेट ऑफ रिटर्न गिवन, 1 बाई 100 प्लस 1 बाई 200 प्लस 1 बाई 300, ये HM आ जाएगा। और आप लोग अगर अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो इट इज 100
plus 200 plus 300 divide by 3. Now you will have to check in this scenario कौन सा वाला आंसर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके ऑप्शन के साथ ये फिट हो रहा है, कौन सा वाला है. सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एच एम निकाल लेता हूं. एच एम ये 1 डिवाइड 100 m प्लस 1 डिवाइड 200 m प्लस 1 डिवाइड 300 m प्लस. मतलब हमने क्या किया, तीनों तीन को डिवाइड करके रेसिप्रोकल करके मेमोरी में ऐड कर दिया. 3 डिवाइड मेमोरी रिकॉल इक्वल्स 163.6363. सो 163.1 163.6363 मतलब 64 कर सकते हो आप. लेकिन एक भी ऑप्शन जो है आपका ये हार्मोनिक मीन से टैली नहीं हो रहा है. वेल डियर स्टूडेंट्स, देन इन दैट पर्टिकुलर केस 600 divide by 3 that is equal to 200%, 200 and this is 163%. that means यहाँ पे most appropriate option जो है option C है. So option C is your correct answer. Option C is your correct answer. ठीक है. So simplicity point of view arithmetic mean जो है वो use किया जाता है simplicity point of view. ठीक है. If variance of x is 5, then find the variance of 2 minus 3x. 2 minus 3x, 94. See, variance of x is 5. We will consider let y is equal to 2 minus 3x. नाम दे दो y. 2 minus 3x का वेरियंस निकालने का है, उसको नाम दे दो y. Now, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y is equal to, ये तो ओरिजिन है, सो मॉड्यूलस ऑफ -3 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x. मॉड्यूलस ऑफ -3 क्यों? बिकॉज जो भी चेंज ऑफ स्केल है उसमें नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं होता है. तो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, चेंज ऑफ स्केल आएगा लेकिन माइनस साइन नहीं आएगा. सो दिस इज इक्वल टू थ्राइस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x. आई एम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अपने को रिक्वायर्ड है वेरियंस. सो वेरियंस ऑफ y is 9 times variance of x. That is 9 times 5. तुम्हारा आंसर है 45. वेरियंस ऑफ y is 45. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. The sum of squares of deviation of a set of observation has the smallest value. Sum of squares of deviation has the minimum value. ये minimum कभी होगा जब यहाँ पे when the deviation is taken from arithmetic mean. Arithmetic mean. So arithmetic mean is the most appropriate answer. Sum of squares of deviation from arithmetic mean is minimum. For a moderately skewed distribution, which of the following relationship holds? कौन सा वाला correct है? So mean minus median is thrice mean minus mode. गलत है. Median minus mode. Mean minus mode is thrice mean minus median. Well, dear students, option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Mean minus mode is thrice mean minus median. The mean salary of a group of 40 female worker is 5,200 per month, and that of a group of 60 male worker is 6,800 per month. What is the combined salary? Combined salary. ठीक है. 40 female 5,200, 60 male 6,800, दोनों का combined salary. This is 97. ठीक है. यहाँ पे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. n1 प्लस n2. ठीक है. नाउ देयर आर 40 फीमेल
40 फीमेल जिसका एवरेज सैलरी 5200 है. देयर आर 60 मेल जिसका एवरेज सैलरी 6800 है. सो दैट मीन्स N1 plus N2 100. वेल डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप कैलसी पे कर सकते हैं. कैलसी क्लियर. 40 into 5200 m plus 60 into 6800 m plus memory recall divide 100. 6160. Your combined arithmetic mean is 6160. According to that, option A is the correct answer. 6160. The mean weight of 15 students is 110. The mean weight of 5 of them is 100 and that of another 5 is 125. Then the mean weight of the remaining student is. यहाँ पे कंबाइंड दे दिया है, एक बंडल ऑफ 5 का फाइंड करना. सिचुएशन समझते हैं. 98. x bar is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n3 x3 bar upon n1 plus n2 प्लस n3. ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फार्मूला. कंबाइंड अरिथमेटिक मीन 3 ग्रुप कर दिया है. 5 5 5. 15 टोटल 15 स्टूडेंट का एवरेज 110. सो दिस इज 110 इज इक्वल टू नीचे 15 15. नाउ पहला 5 स्टूडेंट, पहला 5, दूसरा 5 एंड तीसरा 5. First 5 of them have average weight 100. So पहले 5 का 100 है, दूसरे 5 का 125 है. 125. ये तीसरे 5 का x3 बार, ये तीसरे 5 का फाइंड करना है. दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट. आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन. पहले तो ये 15 को 110 से मल्टीप्लाई इंटू 110, दैट इज 1650. सो 1650 इज 500 प्लस 625 प्लस 5x3 बार. So that goes to 1650 is 1125 plus 5x3 bar. This is equal to ये 1125, ये बाजू सब्ट्रैक्ट, लेस 1125. This is 525. So 525 is equal to 5x3 bar. तो x3 bar is equal to 525 divide by 5 divide 5 is 105. 105. So the average of the last 5 students is 105. 105. According to that, option B is the correct answer. B is the correct answer. The difference between mean and mode is 69. 69. And the difference between mean and median will be, well, relationship क्या है? 99. 99. मीन एंड मोड का जो डिफरेंस है इज थ्राइस मीन एंड मीडियन का डिफरेंस है. दिस इज फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. ये इंफॉर्मेशन है. अभी ये 69 दिया है इज थ्राइस मीन माइनस मीडियन. मीन माइनस मीडियन. तो ये वाला जो 3 है वो यहां से निकल के ये वाला 3 इधर नीचे आ गया, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 23. 23 is the difference between mean and median. 23. Option C is the correct answer. The average age of 15 students is 15 years. Out of these, the average age of 5 students is 14
and that of 9 student is 16, then the age of 15th student is, मतलब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, 5 प्लस 9, ये 5 प्लस 9 दैट इज 14 स्टूडेंट्स तो हो गया, मतलब 15th स्टूडेंट एक स्टूडेंट बचा, बराबर। अभी यहाँ पे भी तुम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट सीधा सीधा अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं डियर स्टूडेंट्स। यही सम जो है, यही कॉन्सेप्ट जो है आप वापस यूज कर सकते हैं 100th सम में, 100th सम में, 100 सम में। एक्स बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, 3। अभी क्या सिचुएशन दिया है, पूरा 15 स्टूडेंट का, 15 स्टूडेंट्स का एवरेज एज 15 है, 15 पहले 5 स्टूडेंट, फर्स्ट 5 का एवरेज एज 14 इयर्स है, फिर 9 स्टूडेंट्स का एवरेज एज 16 इयर्स है, बचा 15th स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, उसका एवरेज एज क्या, वही ढूंढना है, डिवाइड बाई 15। सो 15 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 225 इज 70 प्लस 144 प्लस x3 बार, प्लस x3 बार। सो हियर 225 minus 70 minus 144 is 11. So x3 bar is 11. So the average age of that 15th student, average क्या एक ही बच्चा है तो average कैसे, the age of that 15th student is 11. According to that, option A is the correct answer. Well, dear students, I hope you all must have focused, concentrated on the explanation of these 40 MCQs which we have discussed for model test paper 1. I hope आप लोगों ने ये सारा चीज बराबर दिमाग में रजिस्टर्ड किया होगा. So, Professor Hemal Daftari signing off with this particular session. I hope you all must have enjoyed. Try to do my best. Thank you. Thank you so much.